जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारी हिस्ट्री की क्लास और आज से हम लगातार करेंगे और मुझे लगता है 4 से 5 दिन, 5 दिन नहीं, 7 से 4-5 दिन में मान लो मैं पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करा दूंगा, जो कि थोड़ा हार्ड टाइम लगता पर एग्ज़ाम को देखते हुए, क्योंकि 1.5 महीना एग्ज़ाम का टाइम है। तो मैं 4-5 दिन में हिस्ट्री की सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा और फिर खाली चलेगी हमारी प्रैक्टिस सेट, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट में क्या करूँगा, पहले क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर दूंगा और नीचे पूरी उसकी जो थ्योरी रहती है उससे रिलेटेड वो मैं पूरी दूंगा, जैसे पीछे की क्लास में आप देख रहे होंगे। तो उसी तरीके से पूरा करवाऊंगा जिससे आपका रिवीजन होते चलेगा। तो देखते हैं दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में हमारी 2 टॉपिक हो चुकी थी। यहाँ से जो 2 सल्तनत है, यानी गुलाम वंश और खिलजी वंश। ऊपर के वीडियो जो नहीं देखे है वो देख लें, क्योंकि आज हम देखेंगे तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, यानी पूरा दिल्ली सल्तनत आज कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो, आप लोग आ ही गए हो तो आपका फिर से दिल्ली सल्तनत का रिवीजन करवा देता हूँ। आज चूँकि ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होगा, जल्दी कंप्लीट कर दूंगा। तो देखते हैं दिल्ली सल्तनत की परिचय। तो स्थापना कब होती है? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में होती है। कौन करता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और इसी कारण प्रारंभिक वंश गुलाम वंश के नाम से कहलाई। नहीं तो कोयार वंश रहा था, गुलाम वंश इसलिए कहलाया। मोहम्मद गोरी का गुलाम था ये कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसी ने कुतुब मीनार की। इसकी टाइम पीरियड की बात करें तो 1206 से 1526 तक चलती है गुलाम वंश, और कुल अवधि की बात करें तो 320 वंश, यानी दिल्ली सल्तनत इतना टाइम तक चलती है। अब गुलाम वंश की आगे बताऊंगा। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो मुख्य राजधानी दिल्ली थी, और कुछ शासकों का अस्थायी राजधानी बदली, जैसे कि दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने बदला, लेकिन मुख्य राजधानी कहाँ थी? दिल्ली ही थी। ऐतिहासिक महत्व देखा जाए तो भारत में मुस्लिम शासन की मजबूत नींव डलाई इसी ने, बाकी उससे पहले नहीं था। केंद्रीय प्रशासन हुआ और नई राजस्व व्यवस्था, यानी इनका जो टैक्स लेने का अलग ही री था। बाजार नियंत्रण करवाया, जैसे गुलाम वंश का जो ये था, क्या कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बाजार पर नियंत्रण लगाता है, अलाउद्दीन खिलजी। और इंडो इस्लाम संस्कृति का विकास हुआ इंडिया में, पहले नहीं था। अब वास्तुकला, कुतुब मीनार, अलाइव दरवाज़ा, तुगलकाबाद किला, ये सब का निर्माण हुआ। तो देखते हैं दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश राज करते हैं। तो इधर वंश, इधर समयवादी, यानी समय पीरियड। पहला था गुलाम वंश, ये 1206 से 1290 तक करता है। दूसरा था खिलजी वंश, ये 1290 से 1320 तक। फिर आता है तुगलक वंश, जो 1320 से 1414 तक। फिर सैयद वंश, जो 1414 से 1451 तक। फिर लोधी वंश, जो 1451 से 1226 तक, यानी प्रथम पानीपत का युद्ध तक। तो आज हम ये तीनों अच्छे डीप में देखने वाले हैं। तो गुलाम वंश से शुरू करते हैं, क्योंकि रिवीजन करते हैं। और दिल्ली सल्तनत का अंत 1526 में बाबर द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध में हुआ, कंप्लीट हो जाता है। फिर मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो जाता है। तो देखते हैं मुगल वंश। तो स्थापना इसकी कौन करता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि ये करवा चुका हूँ, पर ये रिवीजन है। ये कब से कब तक रहता है? तो 1206 से 1210। लेकिन ये कुछ स्रोत में 1211 आपको मिल जाएगा, लेकिन 1210 जो ऑप्शन मिली वो मार देना है। 1210 मिले तो 1210, 1211 मारे तो 1211। मोहम्मद गोरी का गुलाम था, यह सेनापति था ये। और इसकी शासकों की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक, इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक, रजिया सुल्तान जो महिला शासक थी 1236 से 1240, गयासुद्दीन बलबन जो 1267 से 1288 तक चलता है। अब मुख्य कार्य देखें तो इल्तुतमिश का गुलाम वंश का संस्थाकर्ता, ये मुख्य राजा हो जाता है। और तुर्कान चलाउद्दीन का गठन करता है, यानी चांदी का सिक्का चलाता है, तांबे का जीतल चलाता है, यानी टका। ये मैं पिछले क्लास में बताया, तो पिछले क्लास में देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा ये टका और जीतल। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासक थी। पर्दा प्रथा का विरोध किया, जिसके कारण ये इसको तुर्क अमीरों ने विद्रोह करके इसे हटा दिया गया था। अब बलबन को देखें तो लोह एवं रक्त नीति इसने लाया। और राजा का देवी शक्ति, थ्योरी ऑफ काइंड इसे ही कहा जाता है। प्रमुख योद्धा केवल नाम देखते हैं तो तराइन का युद्ध पृष्ठभूमि पर हुआ। मंगोलों का आक्रमण भी होता है इस समय। और प्रशासनिक विशेषता तो मजबूत केंद्रीय शासन था। तो ये सब आप देख लें। एग्जाम पॉइंट, रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी। अब बलबन ने लौह एवं रक्त नीति अपनाई थी। अब खिलजी वंश अब देखते हैं। खिलजी वंश जो कि गुलाम वंश के बाद हो। तो वंश की स्थापना
कौन करता? जलालुद्दीन खिलजी 1290 में गुलाम वंश का अंत करके सत्ता में आया था। और अलाउद्दीन खिलजी मुख्य फोकस इसका था। खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक यही था, पहला सुल्तान जिसने दक्षिण भारत पर विजय किया। ये पहला शासक था। प्रमुख सुधार तो देखे तो प्राइस कंट्रोल सिस्टम यही लाता है, यानी अनाज, कपड़ा, घोड़े की कीमत ये सब फिक्स करता है। असहना ये मंडी नियुक्त करता है, यानी ये मंडी का नाम है। यानी ये प्राइस को कम इसलिए करता है क्योंकि सेना इसकी विशाल रखने के लिए, सेना को कम वेतन देने के लिए। क्योंकि अगर महंगाई ज़्यादा रहेगा तो सेना को वेतन ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी पैसा। और अगर महंगाई सस्ती रहेगी तो सेना को पैसा कम देना पड़ेगा, जिसके कारण ये सब का रेट कम कर लेता है। अस्थायी सेना रखता, घोड़े की और सैनिकों की चेहरे सिस्टम रखता। और रिवॉर्ड फंड में देखे तो भूमि का लगभग 50% कर ये लेता था। और बिचौलिया यानी जमींदार जो था, जो कर वसूलता था, उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। यानी डायरेक्ट अब ये काम करता है, यानी जो जमींदार किसानों से कर लेता था और कुछ अपने रखता था, बिचौलिया जिसको कहते हैं, वो हट जाता है। प्रमुख युद्ध देखे तो ये सब देख लो, चित्तौड़ के विजय ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आप सब छोड़ दो। एग्जाम पॉइंट से देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमा की सलाह को नज़रअंदाज किया। यानी जो उलमा मुस्लिम में जो बड़े उलमा रहते हैं, यानी जो ज़्यादा पढ़े लिखे, उनकी सलाह को नज़रअंदाज करता है। पहला सुल्तान जिसने साम्राज्यवादी नीति अपनाई थी और दक्षिण भारत पर अपार धन लाया था, यानी दक्षिण भारत से। अब मंगोल आक्रमण को सफलतापूर्वक रोकता है। अब बाजार नियंत्रण पूरी तरह राज्य के हाथ में ले लेता है। रीजन के तौर पे देखें तो दिल्ली सल्तनत की सबसे शक्ति और सुधारवादी शासक व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली सल्तनत देखते हैं तो शेष 3 वंश, तो ये शॉर्ट रिवीजन हो चुका है खिलजी वंश और गुलाम वंश का। और अगला वंश है तुगलक वंश। तो देखो तुगलक वंश की समय अवधि देखे तो 1320 से 1414 तक चलती है। वंश की स्थापना कौन करता है? तो गयासुद्दीन तुगलक। कब करता है? तो 1220 ईस्वी में करता है। और खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन है? तो खुसरो खान को हराकर सत्ता में आया था। अगला वंश जो है खिलजी वंश, यानी ये जो खिलजी वंश का अगला अगला शासक था, आखिरी शासक, इसको हराकर कौन वंश स्टार्ट हुआ? तो तुगलक वंश। इसकी प्रमुख शासक देखते तो गयासुद्दीन तुगलक। ये 1320 से 1325 तक शासन करता है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक, यह 1325 से 1351 तक राज करता है। फिर फिरोज शाह तुगलक, यह 1351 से 1388 तक करता है। देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक मुख्य कार्य की इसमें बात करें तो प्रशासन में अनुशासन और शक्ति का बर्ताव ये करता था। और तुगलकाबाद किला का निर्माण किया, यानी ये किला का निर्माण करता है तुगलकाबाद। सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान देता है, यानी सिंचाई काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छी हो गई थी। अब मृत्यु की परिस्थितियों में लड़कियों की मंडप गिरने लगी, यानी लड़कियों की जनसंख्या कम होने लगी। और मोहम्मद बिन तुगलक, ये देखते हैं इसके बारे में। दूसरा, अत्यंत बुद्धिमान लेकिन अव्यावहारिक, यानी ये बुद्धिमान था लेकिन सही नहीं था। इतिहासकारों ने उसे ए पैराडॉक्स ऑफ जीनियस कहा, यानी ए पैराडॉक्स ये नाम है, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको देख लेना आप लोग। अब प्रमुख योजनाएं की बात करें तो राजधानी परिवर्तन करता है, ये दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट कर देता है। और उद्देश्य इसका दक्षिण पर नियंत्रण करना उद्देश्य था। परिणाम पूर्ण असफल रहता है ये। और सांकेतिक मुद्रा की बात करें तो तांबे के सिक्के थे आज चांदी के बराबर थे, यानी जो तांबे के सिक्के थे वो चांदी के बराबर थे। और नकली सिक्के का भरमार, यानी नकली सिक्के काफ़ी ज़्यादा इस टाइम चले थे। और अर्थव्यवस्था ध्वस्त रही, यानी अर्थव्यवस्था बर्बाद रही इस टाइम। और कर विधि तो देखे तो दोआब क्षेत्र में भारी कर लिया जाता था। और अकाल के समय विद्रोह हुआ था इसी टाइम, यानी अकाल हो गया तो किसान लोग कर देने से इनकार कर दिए कि उनके पास है ही नहीं तो कर कहाँ से देंगे। विशाल सेना योजना तो बिना उपयोग के सेना खजाना खाली हो गया इसके बाद। अब प्रमुख परिणाम तो लगातार विद्रोह हुआ और साम्राज्य कमजोर हो गया, जिसके कारण इसकी पतन हो जाती है। जनता में असंतोष रहता है, जिसके कारण इसका विनाश होता है। अब मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं सही थी लेकिन क्रियान्वयन गलत थी, यानी ये जो करता था वो गलत था लेकिन योजनाएं सही बनाता था। फिर देखते हैं तीसरा, फिरोज शाह तुगलक। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट नाम है। तो मुख्य कार्य देखते तो लोक कल्याणकारी शासक था ये। करों में कमी था, यानी जो टैक्स लेता था उसमें कमी था। नहरों का निर्माण, यानी यमुना नहर का निर्माण कराता है, उसकी सही से पानी को हर जगह पहुंचाता है। और सामाजिक कार्य की बात करें तो अस्पताल, मदरसा ये सब खुलवाता है। और दास प्रथा को बढ़ावा देता है, यानी दास प्रथा जो होता था
यानी दास को खरीद लेता और उससे काम करवाता, कुछ भी दास प्रथा चलता था उस टाइम। नकारात्मक पक्ष देखें तो सेना कमजोर थी या उत्तराधिकारी समस्या थी इसके में। हमारा तो फिरोज शाह के बाद तुगलक वंश कमजोर हो गया और तुगलक वंश का पतन की ओर चलने लगा और कमजोर उत्तराधिकारी के कारण इसका पतन होता है 1300 यानी 1390 ईस्वी में तैमूर का आक्रमण के कारण इसकी पतन हो जाती है। दिल्ली की भयंकर लूट होती है, इस समय तैमूरों ने लूट लिया है। फिर आता है सैयद वंश। तो समय अवधि की बात करें तो 1414 से 1451 तक चलती है सैयद वंश। वंश की उत्पत्ति देखते हैं तो तैमूर के आक्रमण के बाद ये हुआ था। और इसकी सत्ता किसने की, तो खिरिज खान ने सत्ता संभाली थी इसकी, सैयद वंश की। और स्वयं को तैमूर का प्रतिनिधित्व मानता था, यानी तैमूर जो है उसका प्रतिनिधित्व मानता था। अब प्रमुख शासक इसको देखा तो खिरिज खान जो 1414 तक राज करता है, 1421 तक। मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सलाह। तो ये सब कुछ नाम है, तो आप ये हाईलाइट कर देना, इसको देख लेना आप अपने से। शासन की विशेषता देखें तो अत्यंत कमजोर थी इस समय, और सीमित क्षेत्र में केवल दिल्ली में काफ़ी अच्छी थी, बाकी और सब विद्रोह चल रहा था, जैसे लगातार इसमें भी विद्रोह चल रहा था। और कोई ठोस प्रशासनिक सुधार नहीं हुआ इसके में। अब पतन का कारण क्या था, तो कमजोर शासक, सैन्य शक्ति का अभाव और जनता का समर्थन नहीं था, यानी जनता इसे असंतुष्ट थी, जिसके कारण इसकी पतन होती है। और सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का सबसे कमजोर वंश था, यानी ये जो सैयद वंश था। सातवां देखते हैं लोधी वंश, यानी पांचवा ये कंप्लीट हो चुका है और ये लास्ट वंश दिल्ली सल्तनत का था। समय अवधि इसकी कब से कब तक थी, तो 1551 से 1526 तक, यानी 1451 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश यही था, लोधी वंश। तो वंश की स्थापना बहलोल लोधी करता है। अफगान सरदार था ये, अब पहला अफगान वंश यही था। प्रमुख शासक की बात करें तो बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। ये लास्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा लास्ट, क्यों, देखो ये युद्ध के मैदान में मारा गया था। तो क्वेश्चन ये बने कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा राजा युद्ध के मैदान में मारा गया था, तो ये तो इब्राहिम लोधी है। कौन मारता है, तो अकबर मारता है, बाबर मारता है। तो बहलोल लोधी से था। अफगान सदस्यों सरदारों का समर्थन के द्वारा ये अपना सत्ता स्थापित करता है इंडिया पे और शक्तिशाली बनाता है। देखो सिकंदर लोधी इसके बाद आता है, जो प्रशासनिक सुधार करता है, कृषि को बढ़ावा देता है, आगरा शहर की स्थापना करता है, जो आगरा शहर है उसकी स्थापना करता है, न्याय व्यवस्था को मजबूत करता है, यानी कानून को मजबूत करता है। एग्जाम पॉइंट से देखें तो सिकंदर लोधी लोधी वंश का सबसे योग्य शासक था। कौन, सिकंदर लोधी। फिर आता है इब्राहिम लोधी, जो कि लास्ट वंश का लास्ट राजा था ये दिल्ली सल्तनत का। कमजोरियाँ थी इसकी बहुत सी, जैसे अफगान सदस्यों का संघर्षण था और तानाशाही काफ़ी ज़्यादा करता था, सैन्य असंतोष था इसके अंदर। अब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जिसमें ये हार मानता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है, इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर के बीच में। अब बाबर ने तोपों का प्रयोग किया, इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो गई, यानी तोपों का इस्तेमाल फर्स्ट बार बाबर ने किया। अब परिणाम क्या हुआ, तो दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और मुगल वंश का स्थापना हो जाती है। तो फाइनल क्विक रिवीजन देख लेते हैं, तो दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक चला। सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। और सबसे असफल प्रयोग कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का रहा। और अंतिम शासक सुल्तान कौन रहा, तो इब्राहिम लोधी। और अंत पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हो गया। तो ये दिल्ली